तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और हमने ये निबंध पढ़ा भी था, भारतीय संस्कृति, जिसे लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और आज हम बात करेंगे इसी निबंध की और इस पर आधारित जो कुछ मुख्य बिंदु हैं, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम ये जान लें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप वैसे जानने की या बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनका परिचय ये है कि इनका जन्म 1884 में 3 दिसंबर को हुआ था और मृत्यु 1963 में 28 फरवरी को। बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पटना बिहार से। और इनके माता पिता का नाम माता कमलेश्वरी देवी और पिता महादेव सहाय। इनका विवाह हुआ था राजवंशी देवी से 1896 में। देखिए, 1884 में जन्म और 96 में विवाह। पहले का समय था जब विवाह जल्दी हो जाया करते थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं आप देखिए, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय संस्कृति। आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने जितना कुछ भी लिखा है या तो शिक्षा पर बात की है या संस्कृति पर बात की है। इससे भी पता चलता है कि जिस लेखक को हम पढ़ने जा रहे हैं वह किस प्रकार, उनके विचार किस प्रकार के हैं और वह किस प्रकार संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि भारतीय संस्कृति जानने से पहले, सबसे पहले हम ये जाने कि संस्कृति क्या है। और जैसा कि मैंने पढ़ते समय भी बताया था, जब चर्चा की थी, कि भारतीय शब्द तो एक विशेषण है। जो भारत का हो वो सभी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं। तो जब यहाँ संस्कृति के साथ भारतीय जुड़ता है, इसका मतलब है कि इस निबंध में लेखक विशेष रूप से भारत की संस्कृति की बात कर रहे हैं। भारत की संस्कृति को जानने से पहले संस्कृति क्या है ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कुछ परिभाषाएं हैं, देखिए। एक किसी ने कहा है, मनुष्य का समस्त सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति है। समस्त सीखा हुआ व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने परिवार में, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से जो कुछ भी सीखते हैं, अपने कुल वंश की परंपराएं, संस्कार, रीति रिवाज, हम अपने समाज से जो कुछ भी सीखते हैं, वो सारा कुछ संस्कृति के अंतर्गत आता है। भाषा से लेकर के परंपरा, पर्व, त्योहार, उत्सव, ये सब कुछ संस्कृति का अंग है। कोई दूसरा एक विद्वान लिखता है कि मानव जीवन के दिन प्रतिदिन के कार्य व्यवहार, आचार विचार तथा जीवन शैली संस्कृति है। अब ये भी महत्वपूर्ण है कि हम प्रत्येक दिन सुबह उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, ईश्वर को नमस्कार करते हैं, कुछ पूजा आराधना जिस भी प्रकार से हम करते हैं, जिन भी ईश्वर को हम मानते हैं, वो सारा से लेकर उस वहां से हमारा दिन शुरू होता है। और फिर जिस तरह से हम अपने दूसरे कार्यों को करते हैं, भोजन करते हैं, अपने आस पड़ोस से संबंधों का निर्वाह करते हैं, हम जिन विचारों का पालन करते हैं और हमारी जीवन शैली जिस प्रकार की होती है, वो भी संस्कृति का अंग है। जीवन शैली, क्योंकि हम अपने समाज और परिवार से ही सीखते हैं। भारत में रहने वाले व्यक्ति की जीवन शैली कुछ और होगी, यूरोप में रहने वाले व्यक्ति की जीवन शैली कुछ भिन्न हो सकती है इससे। वो इसीलिए क्योंकि दोनों दो अलग महाद्वीप हैं, देश हैं, और वहाँ की जलवायु, वहाँ की प्रकृति, ये सब कुछ हमारी संस्कृति को प्रभावित करती है। जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, वहाँ की जलवायु, वहाँ की प्रकृति, वहाँ की फसलें, वहाँ का जो मौसम है, ये सारा कुछ हमारी संस्कृति को प्रभावित करता है। कैसे करता है, इसकी चर्चा मैं अभी आगे चल के करने वाली हूँ। परिभाषा एक बार देख लेते हैं। फिर रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, इन्होंने भी संस्कृति पर काफी कुछ लिखा है और इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है
संस्कृति के 4 अध्याय, उसे पढ़ना चाहिए हर विद्यार्थी को, भारत के प्रत्येक नागरिक को पढ़ना चाहिए मुझे लगता है उस पुस्तक को। तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि संस्कृति मानव जीवन में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन। इसका निर्माण 1 या 2 दिन में नहीं होता, युग युगांतर में संस्कृति निर्मित होती है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं इनकी इस परिभाषा में। 2-3 बिंदु हैं जो समझना चाहिए। मानव जीवन में व्याप्त है संस्कृति, अर्थात ऐसा नहीं है कि उसे बाहर से कुछ लाया जाता है या दिया या लिया जाता है किसी से, नहीं, वो हमारे जीवन में व्याप्त है। कैसे व्याप्त है करें, जैसे फूलों में सुगंध, फूल हमें दिखता है, सुगंध हमें नहीं दिखती, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दूध में मक्खन, मक्खन जब हम दूध से मथ के निकालते हैं तब वो दिखता है, लेकिन जब दूध के अंदर होता है तब हमें वो नहीं दिखता। संस्कृति भी बिल्कुल वैसी होती है, संस्कृति दिखती नहीं है बल्कि उसके कुछ लक्षण है। जैसे कि मैंने उस दिन बात की थी और एक उदाहरण दिया था आपसे परसों की, जैसे कोई कहे वडोदरा कहाँ है तो आप कहेंगे यही है, तो कहेगा ये तो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय है या ये फतेहगंज है या ये अलग अलग क्षेत्रों की बात करेगा कोई व्यक्ति, तो वो तो वडोदरा नहीं है, ये तो सब अलग अलग नाम हो गए। फिर उत्तर यही है कि ये सब मिलकर वडोदरा को बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा खान पान, रहन सहन, जो हम सदियों से जिस प्रकार हम सीखे हैं, जिस प्रकार हम रहते आए हैं, वो सारा हमारा रहन सहन, हमारा बोली व्यवहार, रीति रिवाज, वो सब कुछ हमारी संस्कृति को बनाता है। और इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं इसका निर्माण 1 या 2 दिन में नहीं होता, युग युगांतर में निर्मित होती है संस्कृति। कोई एक दिन का काम नहीं है कि आज से मैंने ये करना आरंभ कर दिया तो ये हमारी संस्कृति हो गई, नहीं, इसमें समय लगता है, सदियां लगती हैं और पीढ़ियों में वो इसी प्रकार एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती रहती है और संस्कृति अपनी जो है वो आगे बढ़ती रहती है। फिर एक पश्चिम के विद्वान हैं मालिनोव्स्की, वो कहते हैं संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और ये अब देखिए कि पश्चिम का विद्वान भी संस्कृति को बिल्कुल वैसे ही समझ रहा है जैसे हमारे भारत का विद्वान समझ रहा है कि संस्कृति वो जो है जो हमें जीवन बिताना सिखाती है। और इसी संदर्भ में पिछली कक्षा में मैंने जीवन के 4 पुरुषार्थों की बात की थी, आज मैं फिर से उसकी बात करूंगी। और हमारे भारत में जीवन के समुचित निर्वाह के लिए या एक सफल जीवन बिताने के लिए जीवन को जो आश्रमों में बांटा गया है उस सब की भी बात मैं करूंगी, वो सब भी हमारी संस्कृति का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये जो संस्कृति है ना, ये इसके 2 स्वरूप मिलते हैं, एक होती है भौतिक संस्कृति और एक होती है अभौतिक संस्कृति, जो पश्चिम के विद्वान कहते हैं अभौतिक, लेकिन हम उसे आध्यात्मिक संस्कृति भी कह सकते हैं क्योंकि भारत की संस्कृति मूल रूप से आध्यात्मिक है, उसका जो आधार है वो आध्यात्मिक है। तो इन सभी परिभाषाओं को देखते हुए और इन परिभाषाओं के जो बिंदु हैं उनके आधार पर हम अब संस्कृति को और भारतीय संस्कृति को समझेंगे। उससे समझने से पहले आप ये चित्र देखिए, आपके सामने ये एक चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं ये एक कटोरा है और इस कटोरे में कुछ सलाद काट के सजा के रखा हुआ है। आप देखिए रंग बिरंगी चीजें हैं, क्या क्या है इसमें, शलगम दिख रहा है, मूली दिख रही है और ये इसको क्या कहते हैं, बीट रूट है, इसमें कुछ हरे पत्ते भी दिख रहे हैं, कुछ कुछ अलग अलग चीजें दिख रही हैं, गाजर भी है, ये सारी चीजें। आप इसको इस तरह से देखिए, रंग कितने हैं इसमें, लेकिन ये जो है ये सारा एक साथ मिलकर सलाद बना रहा है। ये सारी चीजें अगर यही अलग अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये मूली हो जाएगी, ये शलगम हो जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा, ये गाजर अलग हो जाएगी, लेकिन तब हम उसको सलाद नहीं कहेंगे, तब हम उसको मूली, गाजर, प्याज और शलगम कहेंगे। लेकिन जब ये एक साथ इस रूप में रखा हुआ है तब वो सलाद है।
और इसे ही आप गूगल पर ढूंढेंगे, ये एक सिद्धांत है, ये एक थियरी है। जब संस्कृति की बात की जाती है तो वो कल्चरल सैलेड बोल की बात की जाती है। कल्चरल सैलेड बोल यही है। जिस प्रकार एक कटोरे में जब सलाद काटकर सजाकर रख दिया जाता है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, तब वो सब मिलकर सलाद होता है, लेकिन उन सबके भिन्न भिन्न रंग अलग से हमें दिखते हैं। और ये जो भिन्नता है, ये जो रंग है, यही इसकी खूबसूरती है। बिल्कुल यही बात संस्कृति के संदर्भ में लागू होती है, और भारतीय संस्कृति के संदर्भ में तो पूरी तरह से लागू होती है। आप देखिए भारतीय संस्कृति की भिन्नता, जिसकी बात राजेंद्र प्रसाद ने अपने उस निबंध में की है, उसमें भी यही कहा है कि अगर कोई विदेशी आए और भारत को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक देखे, तो उसे लगेगा कि ये कोई एक देश नहीं है बल्कि देशों का एक समूह है। क्यों कहेगा? क्योंकि उसे उत्तर से दक्षिण तक बहुत विविधताएं नजर आएंगी, और वो विविधताएं भी कई प्रकार की हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे चलकर करने वाली हूँ। तो जिस तरह से ये सारी चीजें मिलकर सलाद बना रही हैं, ठीक उसी प्रकार से जो मैंने अभी कहा था, हमारा खान पान, रहन सहन, बोली व्यवहार, परंपराएं, रीति रिवाज, व्रत, उत्सव, ये सब मिलकर संस्कृति को बनाते हैं। और ये संस्कृति कोई एक दिन की चीज नहीं होती है, सदियों से हम इसी तरह रहते जीते आए हैं। हाँ, ये होता है कि उसमें थोड़ा अंतर हो जाता है। आज हम किसी चीज को, मान लीजिए सलाद में प्याज ऐसे गोल काट रहे हैं, कल हो सकता है हम उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगे, उसका कोई और कारण हो, किसी तरह अलग तरह के टुकड़े करने लगे, लेकिन है तो वो सलाद है। ठीक वैसे ही आज हम देखिए ये कोरोना ने कैसे बदल दिया है। नवरात्रि है, और गुजरात में अगर देखें तो नवरात्रि बहुत बड़ा उत्सव होता है, गरबा का त्योहार है ये, लेकिन कोरोना के कारण उतनी धूमधाम चहल पहल कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो संस्कृति को समय समय पर प्रभावित करते हैं, और संस्कृतियां परिवर्तित होती हैं, बदलती हैं, लेकिन ध्यान रहे संस्कृति का जो केंद्रीय तत्व होता है वो नहीं बदलता, सिर्फ बाह्य उसका जो स्वरूप है वो बदलता है। ठीक वैसे ही जैसे नवरात्रि में हम अपनी पूजा आराधना करना बंद नहीं करेंगे, गरबा भले ना कर पाए क्योंकि बाहर कोरोना है। तो ये होता है, बाह्य चीजें बदल सकती हैं, जो उसका जो भीतरी तत्व है, जो उसका केंद्रीय तत्व है, वो कभी नहीं बदलता। तो ये जो है, ये कल्चरल सैलेड बॉल इसे कहते हैं। आप इसको गूगल पे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। तो इसके बाद मैं बात करूंगी भारतीय संस्कृति की क्या है। ये है हमारा भारत। आप देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने उस निबंध में भारतीय संस्कृति को भी देखने के लिए हमें कई तरीके बताए हैं, और वो ये जो भिन्नता देखने को मिलती है उसकी भी बात उन्होंने कही कि हमारी जो संस्कृति है, सबसे पहले तो वो प्राकृतिक रूप से भिन्न है। कहीं घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, तो कहीं बिल्कुल रेगिस्तान है, वर्षा नहीं होती है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी होती है, समुद्र के किनारे की संस्कृति अलग होगी और पहाड़ के पास की संस्कृति अलग होगी। कैसे अलग होगी? वहां फसलें अलग होंगी, लोग खाना अलग तरह से खाएंगे, वहां लोगों का पहनावा अलग होगा, लोगों के उत्सव मनाने के ढंग अलग होंगे, और इस तरह से। अब आप जैसे इस नवरात्रि को ही ले लीजिए, आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, अभी आप लोगों ने कहा, और तो देखिए नवरात्रि भी पूरे देश में कितनी तरह से मनाई जाती है। कहीं वो गरबा नृत्य के माध्यम से उसको मनाया जाता है, कहीं दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, कहीं किसी और ढंग से भी मनाया जा सकता है, हमें नहीं पता। उसी तरह से खान पान भी अलग होता है। अब आप देखिए हम अपने ईश्वर को वही चीज, सर्वोत्तम चीजें चढ़ाते हैं प्रसाद में, तो जहां जिसको जो सर्वोत्तम लगता है या मिलता है वही चढ़ाया जाता है। इसमें भी भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। कलकत्ता के लोग माँ काली को दुर्गा पूजा में माछ भात भी चढ़ाते हैं,
अब जो लोग नहीं खाते हैं मछली मांस वगैरह, उनके लिए तो लगेगा ओहो ये कैसे हो गया, लेकिन आप इसे समझिए इस तरह से कि वहां वही मिलता है और वो बड़े प्रेम से वो उसे खाते हैं, वही उनका प्रिय भोजन है। तो हम अपने देवता को अपना प्रिय भोजन खिलाते हैं। मुझे खीर बहुत पसंद है तो मैं खीर का भोग लगाऊंगी, किसी को कुछ और बहुत पसंद है तो वो उसका भोग लगाएगा। तो हमारी संस्कृति को प्रकृति, फसल, जलवायु, मौसम, ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। आप देखिए, आप इसको आपने मुझे लगता है समाज विज्ञान जब स्कूल में पढ़ा होगा तो आपको जरूर वस्त्र परिधान कहाँ किस प्रकार पहना जाता है उसके बारे में बताया गया होगा। राजस्थान जो कि रेगिस्तान जहां सबसे ज्यादा है, या कच्छ के लोग आप देखें तो वो सबसे ज्यादा रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, एकदम चटक रंगों के कपड़े। ऐसा क्यों, सोचकर देखिए, वहां दूर दूर तक सिर्फ रेत की ही चमक दिखाई देती है, उसमें रंग दिखते हैं। और वहीं अगर आप केरल चले जाएं, क्योंकि केरल में घने जंगल हैं, हरियाली है, खूब हरियाली है। मैंने देखा है केरल के लोग सफेद रंग बहुत पसंद करते हैं। अगर आप में से कुछ लोग केरल के हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे हमें। यहाँ के लोग सफेद रंग बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ तक कि हम जिस जगह में रहते हैं उस जगह की प्रकृति किस प्रकार की है, हम रंगों का चुनाव भी उसके आधार पर करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा पूरा जो जीवन है, बोली व्यवहार है, वो प्रकृति जो है वो उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करती है और उसी के आधार पर हमारी संस्कृति बनती है। और जब हम भारतीय संस्कृति की बात करेंगे, भारत का मानचित्र देखिए, इसीलिए मैं आपके सामने ले आई हूँ कि ये जो विभिन्नता है ये न सिर्फ प्राकृतिक रूप से बल्कि जो हमारी संस्कृति की भौतिक चीजें हैं, जैसे हमारा स्थापत्य है, हमारी भवन निर्माण कला है, हमारी दूसरी कलाएं हैं, नृत्य कला है, या जितनी भी तरह की कलाएं आप देख लें, जो भौतिक कलाएं हैं वो सारी भी आपको अलग दिखाई देंगी। ये जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर जो यहाँ के जो घर बनाने की जो पद्धति है वो जरूरी नहीं है आपको यहाँ उत्तर पूर्व के राज्यों में भी मिले। यह जिस प्रकार के घर कश्मीर में बनते हैं वो जरूरी नहीं है उसी प्रकार के घर यहाँ दक्षिण भारत में देखने को मिले आपको। तो हमारी ये स्थापत्य कलाएं भिन्न होती हैं और इसीलिए जयशंकर प्रसाद ने राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है कि पूरे भारत को अगर कोई विदेशी घूमे तो उसे लगेगा कि ये एक देश नहीं है बल्कि देशों का समूह है, इतनी विविधता है। लेकिन उस सारी विविधता में कुछ तो ऐसा है जो हमारे देश को एक देश और एक संस्कृति संपन्न स्थान बनाता है। वो क्या है, वो विशेषता क्या है, उसकी बात अभी आगे चलकर मैं करूंगी। और किन किन बिंदुओं से हमें देखना है संस्कृति, पिछली क्लास में भी मैंने परसों जब बात की थी तब भी इनकी बात की थी मैंने। भाषा की दृष्टि से संस्कृति के ये सारे अंग हैं, भाषा है, वस्त्र परिधान आभूषण है, भोजन है, व्रत उत्सव तीज त्योहार है, हमारे अभिवादन करने की पद्धति है, हमारे संस्कार हैं। और जब मैं संस्कारों की बात कर रही हूँ तो संस्कारों में जो जीवन के 16 संस्कार होते हैं उनके साथ साथ ये भी होता है कि अब आप जब किसी से बात करते हैं, वो भाषाई संस्कार होता है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो किस प्रकार बात करते हैं उससे भी आपके संस्कार प्रकट होते हैं। जब आप अपने बड़ों से बात कर रहे हैं तो आपका व्यवहार कैसा होता है, अपने से छोटों से बात कर रहे हैं तो आपका व्यवहार कैसा होता है। ये सारी चीजें भी हमारी संस्कृति का अंग होती हैं। और आपने कई बार किसी को हो सकता है कहते भी सुना हो कि यही आपके संस्कार हैं, यही संस्कृति है आपकी कि आप बड़ों से इस तरह से बात करें। तो इसका मतलब आप देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप इस निबंध में पढ़ रहे हैं। तो हमारे संस्कार भी संस्कृति का ही अंग है और साथ साथ जीवन के पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो हमारी अंतिम हमारे जीवन का लक्ष्य होता है वो मोक्ष प्राप्ति होती है। ये भारतीय संस्कृति की विशेष बातें हैं। ये जरूरी नहीं है कि पश्चिम की संस्कृति में भी मिले ये चीजें, हो सकता है उनका लक्ष्य कुछ और हो, मोक्ष प्राप्ति ना हो, लेकिन हमारा होता है।
हम सबसे अधिक महत्व धर्म को देते हैं। देखिए, पहला पुरुषार्थ है धर्म, उसके बाद अर्थ, उसके बाद काम, और इन सारे पुरुषार्थों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति। तो ये हमारे जीवन के पुरुषार्थ हैं जो निर्धारित किए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने। ये आज से नहीं हुआ, ये 1000 वर्ष पुरानी संस्कृति है, हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति है। तो इसके अतिरिक्त है आश्रम व्यवस्था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये हमें समझना चाहिए और आज के जीवन के संदर्भ में समझना चाहिए कि आप देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी बारीकी से हमारे जीवन को समझा था, जो उन्होंने जीवन को 100 वर्ष मानकर उसको 4 भागों में बांटा है, 25-25 वर्षों का समय। और पहला 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अध्ययन करना है, विद्या ग्रहण करनी है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है और अपने परिवार और समाज के लिए कुछ करना है। उसके बाद वानप्रस्थ, 50 साल की उम्र के बाद वानप्रस्थ, अर्थात अब गृहस्थी की जिम्मेदारी या सामाजिक जिम्मेदारियां जो हैं अगली पीढ़ी को सौंप कर उससे निर्लिप्त होना है। अभी वन नहीं जाना है, लेकिन वन की तरफ उन्मुख तो हो जाना है और फिर संन्यास ग्रहण कर लेना है। सांसारिकता से पूरी तरह से नाता तोड़ लेना है, सन्यासी बन जाना है। जो मोह माया के बंधन होते हैं उन बंधनों से छुटकारा पा जाना है। आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है, 25 वर्ष तक सिर्फ अध्ययन, और उन 25 वर्षों में क्या क्या सिखाया जाता है आपको। अब ब्रह्मचारी जो होता है गुरुकुल में जब रहता था और वो समाज में जब गुरु कहते थे भिक्षा मांग के लाना है और वही बनाना है वही खाना है, तो उस भिक्षा मांगने के माध्यम से उसे निरहंकारी होना सिखाया जाता है, क्योंकि जो अहंकारी है वो कभी किसी से कुछ मांग नहीं सकता है। तो उसमें वो अहंकार ना हो, ताकि वो झुकना सीखे, वो मांगना सीखे। इसलिए भिक्षा मांगना है, भिक्षा मांग के लाना है और खुद उसे बनाना है और खाना है। और इससे ये भी सीखना है कि जो समाज में लोग हैं जो उसे भिक्षा दे रहे हैं, जब वो अगले अपने आश्रम में जाएगा, गृहस्थ आश्रम में, तो उसे भी इसी प्रकार आने वाले ब्रह्मचारियों को सहयोग करना है। तो किस तरह से समाज हमारा एक दूसरे पर टिका हुआ है, सदस्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक परिवार है जिसमें बच्चा भी है, जिसमें एक वृद्ध भी हैं और जिसमें बड़े भी हैं जो काम करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनका भविष्य, उनको भविष्य के लिए तैयार करते हैं। वृद्ध हैं जो अब काम करने योग्य नहीं है, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। तो इस प्रकार देखना नहीं है, परिवार व्यवस्था है हमारी संस्कृति में जो बड़ी महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है, जो हमें ये सब सिखा देती है। परिवार में हम सीख भी जाते हैं ये करना कि जिस प्रकार हमारे माता पिता कर रहे हैं उसी प्रकार हमें भी आगे चलकर अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, उनकी सेवा करनी है, उनकी देखभाल करनी है। तो ये सारा भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं, ये जो हो सकता है दूसरी संस्कृति में आपको कहीं ना देखने को मिले, देखने को मिल भी सकता है और कहीं नहीं भी मिल सकता है। इसीलिए निबंध का नाम है भारतीय संस्कृति। विशेष रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बातें संस्कृति के संबंध में कहने जा रहे हैं वो भारत को लेकर हैं, भारतीय संस्कृति को लेकर हैं, कहीं और की संस्कृति को लेकर नहीं, और जिसे हम इन बिंदुओं के माध्यम से जानते हैं, समझते हैं। तो अब देखें हम राजेंद्र प्रसाद के भारतीय संस्कृति की संबंधी क्या विचार हैं। ये एक चित्र आपको यहाँ पर दिख रहा है जिसमें कुछ मालाएं लटकी हुई हैं। अगर आप मान लें कि ये एक ही माला में, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, कई बार होता है कि एक माला में रंग बिरंगे कई रंगों के फूल पिरोए रहते हैं। राजेंद्र प्रसाद अपने उस निबंध में कहते हैं, आप लोग निबंध एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा अगर भूल गए हो तो। अपने उस निबंध में कहते हैं कि जिस प्रकार एक सूत्र में फूलों को गूंथ कर, कई रंग के फूलों को गूंथ कर माला बना दी जाती है और वो फिर माला बन जाती है, हार बन जाता है, ठीक उसी तरह से भारतीय संस्कृति इन तमाम विविधताओं को, जो हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले, प्रकृति अलग है, फसलें अलग हैं, रंग अलग अलग हैं, परिधान अलग हैं, वेशभूषा सब अलग है, भाषा बोली सब अलग है,
लेकिन फिर भी वो क्या है, वो संस्कृति का केंद्रीय तत्व है, वो वही वह सूत्र है, वो धागा है जो इन सब को एक किए हुए है। और इसीलिए भारतीय संस्कृति के लिए कहा जाता है कि विविधता में एकता। तो ये देश में एक छोर से दूसरे छोर तक हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं अपने उस निबंध में। और वो विभिन्नताएं किस रूप में है? प्राकृतिक विभिन्नता है, भाषाई विभिन्नता है, कहीं गुजराती, कहीं मराठी, कहीं मलयालम, कहीं तेलुगु, कहीं हिंदी, कहीं कुछ और भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं, बोलियां हैं। तो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं। धार्मिक विविधता भी है इस देश में, कई धर्मों और संप्रदायों के लोग साथ मिलकर रहते हैं। जातीय विविधता है इस देश में, और ये सारी चीजें इस देश की संस्कृति की विशेषताएं हैं। ये विविधताएं ही भारतीय संस्कृति को विशेष बनाती हैं। एक भाषा बोली के संबंध में कि किस प्रकार थोड़ी थोड़ी दूर पर बोलियां बदल जाती हैं। कहा गया है, एक लोकोक्ति है, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर पानी। आप थोड़ी दूर चल के जाइए, पानी का स्वाद बदल जाता है। और जो हमारी वाणी है, या वाणी जिसको कहते हैं, बोली हमारी जो है, चार कोस पर बोली भी बदल जाती। कई बार तो एक ही भाषा, अगर आप गुजराती को ही ले लें, गुजरात में रह रहे हैं, वडोदरा में जिस प्रकार की गुजराती बोली जाती है, ठीक उसी प्रकार की गुजराती सूरत में नहीं बोली जाती है, वलसाड़ में नहीं बोली जाती है। तो एक ही भाषा है, लेकिन उसके बोलने का तरीका अलग हो जाता है, कुछ शब्द वहां पे अलग हो जाते हैं, तो इसलिए वाणी भी बदल जाती है। ये भी संस्कृति की एक विशेषता है। और इन सारी विविधताओं के होते हुए भी एकता की बात की है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये वही एकता है जो संस्कृति का केंद्रीय तत्व है, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधे हुए है, जैसे रंग बिरंगे फूलों को वो धागा बांध कर रखता है। और यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेषताएं हैं, जैसे नैतिकता। और नैतिकता यूं तो सभी संस्कृतियों की होती है, पर समय और स्थान के आधार पर हमें इसके स्वरूप भिन्न दिखाई देते हैं। आध्यात्मिकता, भारतीय संस्कृति का प्राण है आध्यात्मिकता। हमारी संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है, भौतिक संस्कृति नहीं। हमारे यहाँ चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को अंतिम लक्ष्य माना गया, अर्थ को नहीं माना गया है कि हम बहुत सारा धन इकट्ठा कर लें, बहुत बड़ा बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बड़ा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लें। नहीं, हम अपने इस लोक के साथ साथ परलोक संभालने की भी बात करते हैं। तो इस प्रकार आध्यात्मिकता बड़ी महत्वपूर्ण है भारतीय संस्कृति में। सामाजिक एकता, सामूहिकता, जो कि हमारी संस्कृति का प्राण है। हम कोई भी त्योहार अकेले नहीं मनाना पसंद करते हैं, हम इकट्ठा होकर समूह में मनाना पसंद करते हैं। हम हमारे देश में, समाज में, सबके बीच में आपस में प्रेम सौहार्द होता है। और हम सिर्फ एक की नहीं, बल्कि समष्टि की उन्नति की आकांक्षा करते हैं, सबका भला हो। और आप देखिए, ये हमारे किस प्रकार, हमारे हर कार्य में ये जो भाव है ये समाहित है। आप कभी आप दादी से कहानी सुने, आप देखें किसी देवी की कहानी जब दादी सुनाती हैं तो वो अंत में क्या लाइन होती है? जैसे देवी मैया ने हम इनका भला किया वैसे सबका करें। सबकी उन्नति की आकांक्षा की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। किसी एक के सुखी होने की कामना नहीं की जाती है हमारी संस्कृति में, बल्कि सबके सुख की कामना की जाती है। और उससे भी आगे बढ़कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। पूरी वसुधा ही एक परिवार है। अब आप देखिए, ये ग्लोबल विलेज और ये सारे जो नए नए शब्द हैं, ये अभी अभी प्रचारित हो रहे हैं, पर हमारी संस्कृति में तो ये काफी पहले से, हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनि वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे। हमारे ऋषि मुनि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः की बात कर रहे थे। हमारे ऋषि मुनि ये भी कह रहे थे, आनो भद्रा कृतो यन्तु विशता। ज्ञान जहां कहीं से भी आए, हमें उससे ले लेना चाहिए, भेदभाव नहीं। ज्ञान ग्रहण करने में क्या भेदभाव? जहां भी, जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में, जिस देश में
जो कुछ भी अच्छी बातें हों हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। तो हमारी संस्कृति में ग्रहण का भाव भी उतना ही है जितना आदान और प्रदान दोनों की बात हमारी संस्कृति करती है, ग्रहण भी करती है और किया भी है हमने। दूसरों की संस्कृतियों से जो जो भी संस्कृतियां हमारे संपर्क में आई हैं उनसे हमने बहुत कुछ लिया है, हमने उन्हें दिया भी है और उनसे हमने लिया भी है। तो ये कुछ हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार हैं, जो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं, और इसे उन्होंने अपने उस निबंध में कहा है।